रिकॉर्डिंग ऑन कर लें और ठीक है। अच्छा, पहले तो मैंने आप लोगों से पूछना ये है कि अगर लास्ट लेक्चर में कोई मसला था तो हम उसको डिस्कस करें और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कुछ पूछना हो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर से? अच्छा, चूँकि कोई जवाब नहीं आ रहा तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट सारों ने सबमिट करा दी थी? उसके एक क्वेश्चन में से मतलब मुझे बहुत सवाल आ रहे थे, तो वो क्या सारों से सॉल्व हो गया था? ठीक है, तो उसको क्या दिशान दोबारा बोलिएगा। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि वो ठीक था कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है। सोल्यूशन मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी। अब तो खैर आप लोगों ने चूँकि क्विज़ भी कल नहीं देना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल गया है। मेरा हाल था कि मैं कल के क्विज़ से पहले इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी सोल्यूशन। अच्छा, ओके। अब चूँकि अब आप लोग खैर आपस में खुद ही अब डिसाइड कर रहे हो, तो अगले हफ्ते अब क्विज़ होगा, ठीक है? अगले हफ्ते का तो कोई मसला नहीं है ना? ठीक है, तो हम करेंगे यूं कि अगर तो आपका क्विज़ कल होता तो तब तो चैप्टर 2 में से होना था, लेकिन अब चूंकि हमें ये वाले 2 हफ्ते भी मिल गए, तो इस हफ्ते में हम चैप्टर 3 के जितने कंटेंट्स कवर करेंगे वो भी फिर इंक्लूडेड होंगे क्विज़ नंबर 1 में। ठीक है, अगले हफ्ते क्विज़ होगा ट्यूसडे को। एक मिनट रियान, ट्यूसडे को होगा या वेडनेसडे को मैं आपको बता दूंगी, लेकिन हम कल तक जितना कवर करेंगे वो आपके क्विज़ में शामिल होगा। जी बोलिए। नहीं, चैप्टर 3 सारा नहीं होगा। चैप्टर 3 कल तक जितना पढ़ेंगे वो शामिल होगा क्विज में। जी, मतलब कल तक जब हम जितना पढ़ लेंगे, पहले लेक्चर 1 से लेकर कल तक के लेक्चर में जितना पढ़ लेंगे वो शामिल होगा क्विज में। क्विज उसमें से एक्चुअली चैप्टर 1 से तो मेरा कुछ देने का इरादा नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, लेकिन मेनली चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जितना पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी कि उस असाइनमेंट में जो मसले थे वो उसको आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना था। अच्छा, आपको ये चीज़ शायद याद होगी कि हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी जिसमें हमारे पास 2 सिग्नल से एक इस किस्म का सिग्नल था और एक हमारे पास सिग्नल था विथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। ठीक है, और हम लोगों ने इसकी सैम्पलिंग करनी थी विद अ सिग्नल 40 हर्ट्ज़। ये हमारे शुरू के कोई लेक्चर से उसने हम लोगों ने सॉल्व किया था। अच्छा, जब हम लोगों ने इस सिग्नल को सैम्पल किया था विद 40 हर्ट्ज़, तो अच्छा लेट मी सीट x1t और इसको हम कह देते हैं x2t। ठीक है, तो x1n जो हमें मिला था t को हम रिप्लेस करेंगे nt से, और t हमारे पास होता है 1/fs। तो अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल आया था। ये चीज़ जहन में है आप लोगों के? ओके, अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने जब दूसरे सिग्नल को डिस्क्रिटाइज किया था,
मेरा ख्याल है कुछ इस तरह। ये सिग्नल था परहैप्स। ठीक है। अच्छा ओके। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें क्या मसला था, ये जो हमें सिग्नल मिला था। जी वो तो हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया था ना, फिर 5/2 को एक्सप्रेस किया था। अच्छा इसमें जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि ये प्रिंसिपल रेंज से बाहर था। ठीक है, ये जो सिग्नल था ना ये प्रिंसिपल रेंज से बाहर था, और इसको प्रिंसिपल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इसमें से 2 पाई, हाँ जी 2 पाई हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये हमें प्रिंसिपल रेंज में मिले। और प्रिंसिपल रेंज में फिर इसकी को जो वैल्यू आई थी दैट वॉज π/2n। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी देखने में तो 5π/2n हो, लेकिन अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमें वो बिल्कुल एक ऐसे सिग्नल की तरह देखने में लगेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी π/2n हो, यानी कि cos 5/2n और cos 5π/2n प्लॉट होने के बाद बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ याद होगी। अच्छा अब हम ज़रा 5π/2 को ही लेकर आगे चलेंगे। ये 5π/2 किस तरह से मिला था हमें, फाइव पाई बाई टू बेसिकली हमारे पास आया था 2 पाई इंटू एनालॉग फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अच्छा अब 5π/2 में से मतलब अगर हम लोगों ने इसी तरह का दिखने वाला बिल्कुल सिग्नल ये भी होगा, या अगर मैं 2 की जगह बेसिकली n कर दूं तो नॉट n 2πn बेसिकली। एक मिनट, क्योंकि हमें पता है कि जो डिजिटल फ्रीक्वेंसीज हैं वो बेसिकली 2 पाई के डिफरेंस से सेम रहती हैं। तो अगर मैं इधर 2 पाई कर दूं या 2n पाई कर दूं तो मुझे सिमिलर सिग्नल्स मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मैं फॉर द टाइम बीइंग इस तरह से लिख लेती हूँ। ठीक है, और फिर उसको हम जनरल करने के लिए 2n पाई लिख लेंगे। ठीक हो गया। और अगर मैंने यहाँ पे 2n पाई लिखा होता तो मुझे यहाँ पर भी फिर अच्छा मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ ताकि ये एक दूसरे से डिफरेंट रहें। अगर मैंने यहाँ पे इंस्टेड 2n पाई लिखा होता तो मैं यहाँ पर भी 2n पाई लिखती, और यहाँ पर फिर मेरे पास क्या आता है इस जगह पर n इंटू एफ एस। ठीक है, थैंक यू। अच्छा n इंटू एफ एस करने का मतलब ये है कि अगर मैं एनालॉग फ्रिक्वेंसी में सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी या उसे मल्टीपल्स ऐड करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास जो डिस्क्रीट सिग्नल बनेगा तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो सारे के सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स एक जैसे बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई है? जी जी, मतलब मैं अपेरेंटली तो मेरे पास एनालॉग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, मैंने उसमें एफ एस ऐड किया या मैंने उसमें 2 FS ऐड किया या 3 FS ऐड किया। ठीक है, लेकिन उसमें एफ एस या उसके मल्टीपल्स ऐड करने के बाद उसकी जब मैं डिस्क्रिटाइजेशन करूँगी, डिस्क्रिटाइजेशन करने का मतलब ये है कि उसको एफ एस से डिवाइड करूँगी ताकि मेरे पास यहाँ पे एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आए। तो वो जो अपेरेंटली उनकी फ्रीक्वेंसीज देखने में ज़्यादा होंगी, देखने में ज़्यादा होने का मतलब ये है कि सिंपल इसको डिस्क्रिटाइज करने से मुझे मिला था 5π/2। इसमें 2 पाई मैंने जब ऐड किया तो मुझे कुछ 5π/2 प्लस 2 पाई मिलेगा। इसी तरह से मैं जब एफ एस के मल्टीपल्स ऐड करती जाऊँगी और इवेंचुअली मैं एफ ए में अगर एन एफ एस ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5π/2 प्लस 2 इंटू n पाई। तो वो देखने में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही हैं,
लेकिन चूंकि प्रिंसिपल रेंज नहीं है तो मुझे इनमें से 2 पाई या उसके मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ताकि मैं उनको प्रिंसिपल रेंज में लेकर आऊँ और इवेंचुअली वो सारी की सारी इक्विवेलेंट होंगी पाई बाय 2 के। ठीक है, अब पहले आप मुझे बताओ कि ये कॉन्सेप्ट किसको समझ नहीं आया, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम करते हैं, लेकिन अभी जो मैं कॉन्सेप्ट इम्पार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ से आगे फिर मैं असाइनमेंट के सवाल पे जाऊँगी, तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ आया है तो फिर हम उसका उस असाइनमेंट के सवाल पे जाएंगे। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, अब देखो ना, ये मसला इवेंचुअली हुआ क्यों था, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल गिवन था x2t, इसमें जो फ्रीक्वेंसी थी वो 50 हर्ट्ज थी। ठीक है, f2, और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी वो उसके ट्वाइस से ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी -π और π के दरमियान रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो एनालॉग फ्रीक्वेंसी है उससे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ट्वाइस ज़्यादा होने का मतलब है कि इस तरह के सिग्नल के लिए हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 100, which was not the case here. So that's why हमें इसको डिस्क्रिटाइज जब भी हम लोगों ने किया 40 हर्ट्स के सिग्नल से तो हमें एक प्रॉब्लमेटिक सिग्नल ही मिलेगा। अच्छा, और यहाँ से हमें जो है ना ये जो वाला जनरल फार्मूला ये मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर हम असाइनमेंट के सवाल की तरफ जाएं तो अगर मुझे गलत नहीं याद तो वो सवाल कुछ इस तरह का था कि हमारे पास एक सिग्नल है sin πt और उसके बाद कोई मल्टीपल से दो साइनसोइडल टर्म्स के जिस जो कि शायद इस तरह थे 5πt और cos 3πt, इस तरह के ये दोनों सिग्नल से यहाँ पे शायद 2 था। अच्छा, यहाँ पे 3 है। ओके, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे हो या जिन लोगों ने मुझसे एटलीस्ट बात की थी उनको मैंने कहा था कि यहाँ पर आप cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, और वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जो चीज़ मिली होगी अगर उसी तरह से अप्लाई किया जैसे मैं यहाँ पे करी तो sin 5πt प्लस 2 sin πt, यहाँ तक सारे पहुँच गए थे, यहाँ मतलब इस तरह से सबका निकला था। अच्छा जी, ये यहाँ पर 2 सिग्नल्स हैं और हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 3 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, अब अगर हम इस सिग्नल को देखें ना तो यहाँ पर हमारे पास ω1 हमें गिवन है पाए, तो उस लिहाज से f1 हमारे पास बनेगा 1/2। अच्छा, एक चीज़ मेरा ख्याल है कि इस स्टेटमेंट में जो मिसिंग थी ना वो ये थी कि t को हम लोगों ने कंसिडर करना है मिली सेकेंड्स में, तो उस लिहाज से हमारे पास जो f1 बनेगा ना वो 1.1/2 किलो हर्ट्ज़ बनेगा, लेकिन चूँकि मैंने इसको मिस किया था स्टेटमेंट में तो आप लोगों ने परहैप्स यहाँ पे किलो हर्ट्ज़ नहीं लिखा होगा, आप लोगों ने यहाँ सब ने 1/2 लिखा होगा। अच्छा जी, अहमद आप कुछ बोल रहे हैं, किसने पूछा था? जी ज़ोहेब बोलिए, आपने पूछा था तो मैंने क्या कहा था? जी, अच्छा, अच्छा, ओके, हो सकता है कि मेरे जहन में उस वक्त ये हो कि मैंने मिली सेकंड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हो सकता है, लेकिन इट्स ओके, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब मेरी मिस्टेक थी कि मैंने इस चीज़ को वहाँ पे मिस किया। मतलब जिन्होंने यहाँ पे ठीक है, जिन लोगों ने मिली सेकेंड्स में लिया है वेल एंड गुड, जिन लोगों ने नहीं लिया
अब वो मेरी मिस्टेक की वजह से नहीं लिखी क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो लेकिन ठीक है, इट्स ओके, वो मैं फिर सोल्यूशन देख के मुझे अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर क्या करना है। लेकिन अब अगर हम इसको फॉर मिली सेकेंड्स में लेके चलें तो यहाँ पर हमारे पास F1 ये आता है, और अगर मैं इस सिग्नल को देखूँ तो ओमेगा 2 मेरे पास 5 पाई है और F2 मेरे पास आता है 2.5 किलो हर्ट्ज़। ठीक है। अच्छा ज़ुहेब या वो सारे लोग जिन्होंने इसको किलो हर्ट्ज़ में यहाँ पे नहीं लिया, अगर किसी जगह पे आपको इस सोल्यूशन को समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, क्योंकि ये किलो हर्ट्ज़ जो मैं अब लिख रही हूँ तो बेसिकली इसीलिए लिख रही हूँ ना, क्योंकि ये नहीं, वैसे तो यस सेम तो होना चाहिए, लेकिन मिस्टेकन ये भी तो आप समझ सकते हो ना कि मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज़ आई है तो मेरी एफ एस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अच्छा ओके ओके, ये आई रियलाइज्ड लेटर कि वो इशू जो है वो इस वजह से आया होगा। अच्छा, लेकिन चलो अगर हम ज़रा इसको यहाँ से ऑनवर्ड लेके चले तो हमें ये तो समझ आ गई है देख कर कि इस सिग्नल को मसला नहीं होगा, ये सिग्नल तो हमेशा हमारा रिट्रीव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और एनालॉग फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ट्वाइस से ज़्यादा है। लेकिन ये जो सिग्नल है ना ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो सवाल अब ये था कि हमारे पास जी F1 एनालॉग फ्रीक्वेंसी जी, ये साइन साइन पाई टी है ना, यहाँ पर मेरे पास जो ओमेगा है वो पाए है और इस लिहाज से जो लीनियर फ्रीक्वेंसी बनेगी वो 0.5 किलो हर्ट्ज़ बनेगी। ठीक है जी, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ, तो आपके केस में आपको ये मसला ही नहीं आया बेसिकली, ऐसा ही है ना? आपको मसला नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने प्रॉबली या आप में से कुछ लोगों ने सोल्यूशन वहाँ पे स्टॉप कर दिया होगा, तो ठीक है, दैट्स ओके, बिकॉज वो क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट था। तो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन स्टॉप करते हो ये कह कर कि जी ऐसा कोई और सिग्नल नहीं होगा, तो दैट मेक्स सेंस, दैट इज़ परफेक्टली ओके। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट होती या जिन लोगों ने मिली सेकंड्स में लेकर किया है ये फिर सोल्यूशन थोड़ा सा उनके लिए, लेकिन बाकी लोग भी ऑफ कोर्स इसको थोड़ा देखें कि हमें इस सिग्नल में तो मसला नहीं आएगा, मसला हमें आएगा इस सिग्नल में जहाँ पर हमारे पास एनुअल फ्रीक्वेंसी 2.5 किलो हर्ट्ज़ है और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक और ऐसा सिग्नल जो कि इसी की तरह अपीयर होगा उसको हम यहाँ पे तो अगर हम इस कंपोनेंट को डिस्टर्ब ना करें तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखें, क्या ख्याल है आप लोगों का? अगर पुरानी स्लाइड जो मैंने दिखाई थी उसको देखते हुए मुझे बता सकते हो? एक तो मैं यहाँ पे 2 पाई लिख रही हूँ ना, एक 2.5 प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइड तो नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वो तो हम एनालॉग में जाएंगे तो फिर करना पड़ेगा ना। यस, मैंने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऐड की है ना इसमें। मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट किया है मैम, इसका रिकवरी पहले फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो मैंने निक्वेस्ट इंटरवल में लेकर आने के लिए। ठीक है, वो मैं आपका सोल्यूशन देखूंगी तो आपका सोल्यूशन देखूंगी तो आई विल नो, लेकिन बेसिकली मैंने इसमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जब ऐड की है ना, तो अब अच्छा इतना तो ये सवाल पूछा था कि मैंने कैसे किया, इतना ये हम लोगों ने यहाँ पर जो एक मिनट, स्लाइड नंबर 3 मतलब इससे पहले वाला पेज, इस कॉन्सेप्ट से मैंने किया है। ठीक है जी, तो समझ आया ये कैसे किया था? ओके, अच्छा ये x2t मैंने लिखा और यहाँ पर x1t और x2t के जो डिस्क्रिटाइज्ड सिग्नल्स हैं ना वो एक जैसे होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हुए आप प्रॉब्ली अंदाज़ा लगा सकते हो कि x3t अगर मैं निकालना चाहूँ तो x3t मैं कैसे निकालूंगी?
जी इधर आप बता सकती हो x3t कैसे निकलेगा, एक ऐसा सिग्नल। हाँ जी इधर आप बताओगी। जी 2.5 प्लस 6 एग्जैक्टली मतलब हम एक्चुअली ऐसे मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं वो लिख सकते हैं, जहाँ पर हमें सिंपल ये करना है कि जो सिग्नल नाइक्रोस्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहा उसमें हम उसके जो एनालॉग फ्रीक्वेंसी है उसमें जब हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स ऐड करते जाएंगे तो हमें वापस वही सिग्नल्स मिलते जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब लेक्चर पे आने से पहले एक दफ़ा और किसी ने और कोई पुरानी टॉपिक में से कोई चीज़ पूछनी हो या हम लेक्चर शुरू करें आज का। मैंने एक चीज पढ़ी थी, एक और बुक में पढ़ा था। जी मैं वो जो रेडिकल एलिमेंट निकालता हूँ पूरे सिग्नल x1 की जो फ्रीक्वेंसी है उसके पीछे ऐड करता है। जो सिग्नल x1 है उसमें वो क्या करता है। मैं हर किसी फ्रीक्वेंसी में 3 किलोहर्ट्ज या जो भी है सेट करता है उसकी राइजिंग निकाल आइडेंटिकल, लेकिन मैं उससे पहले वो कन्वर्ट इंटरवल में देख रहा था नेक्स्ट। अच्छा वो हर सिग्नल में एफ एस ऐड करता है। यस मैम, मैंने इस तरह किया था कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.5 है जी और नेक्स्ट इंटरवल माइनस 0.5 से माइनस 1.5 किलोहर्ट्ज से लेके 1.5 किलोहर्ट्ज तक आ रहा था। ठीक है। तो मैंने मैम उसकी फ्रीक्वेंसी रिकवरी फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाली थी कि f2 प्लस mfs। हम अच्छा f वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट इंटरवल में आ जाए। ठीक है। तो इस केस का मैंने mf वैल्यू मैंने -1 रखी, तो उससे मेरा आंसर है फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी सेकंड -0.5 आ। ठीक है। तो मैंने ठीक वो है। फ्रीक्वेंसी उसमें डाल के x1 निकाला था, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी में सबकी फ्रीक्वेंसी में 3 किलोहर्ट्ज nfs सेट किया था, ठीक उससे है। फिर आइडेंटिकल किया। ओके चलो आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन है क्योंकि आप बता रहे हो कि आपने मिली सेकंड में ऑन द फर्स्ट प्लेस उसे कंसिडर ही नहीं किया तो आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो तो फिर मैं देखूंगी तो थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा होगा कि आपने उसे किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है। अच्छा जी हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 और उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो था जी ट्रांसफॉर्म कि एन डोमेन से हम जी डोमेन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और साथ हम लोगों ने ये चीज़ बताई थी कि एक चीज़ होती है जिसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC कहते हैं, और हम जब भी x ऑफ n से ट्रांसफॉर्म करके x ऑफ z में जाते हैं तो एक मैथमेटिकल फार्मूला तो हमारे पास आता ही है, मतलब x ऑफ n का एक मैथमेटिकल फार्मूला होगा जिसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे और हमें x ऑफ z का मैथमेटिकल फार्मूला मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है। और उसकी कुछ वजूहात हैं वो भी हम आज होपफुली हम उसकी रीज़न जो है फिगर आउट कर लेंगे कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस साथ लिखना क्यों ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों ने है देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफ़ाइन किया था तो हम एक मैथमेटिकल फार्मूला तक पहुंचे थे। मसलन हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो सिग्नल कंसिडर किया था वो एक कॉजल सिग्नल था और उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने ये लिया था, और इस सिग्नल का जब हम लोगों ने निकाला था जी ट्रांसफॉर्म तो दैट वाज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन, या फिर उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन तब भी आया था जब हम लोगों ने ये कंडीशन अप्लाई की थी, और ये कंडीशन बेसिकली अप्लाई करके हमें एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिला था कि हम जी डोमेन में सिर्फ वो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे जहाँ पर जी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि जी बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको डिफाइन किया जाता है इस तरह से। ठीक है। तो z ये दिस इज़ नॉट z मैग्नीट्यूड, दिस इज z, ये उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली हमें उसका कुछ ये उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है और यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर हम इसको पोलर फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ ये चीज़ मिलेगी। तो हम लोगों ने सिर्फ उसका r कंसिडर करना है। तो
जब हम आर इसका कंसिडर करेंगे तो वो हमें एक सर्कुलर रीजन मिलेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था। ये चीज़ सारों को समझ में आ गई थी? यस मैम। ओके। अच्छा, अब हम कंप्यूट करेंगे एक और सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, विच इज़ एंटी कॉजल। अच्छा, क्या आप सारों को या आप सारों ने इन टर्म्स का नाम सुना है? कॉजल, एंटी कॉजल, नॉन कॉजल। मैम कॉजल, एंटी कॉजल, एंटी कॉजल और नॉन कॉजल का सुना है मैम। अच्छा, ये एक्चुअली या टेक्निकली जो टर्म्स है ना वो इस्तेमाल होती हैं सिस्टम्स के लिए। ठीक है, और मैंने शायद इस चीज़ का जिक्र ही किया था कि जो सिस्टम्स इनपुट की प्रेजेंट एंड और पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं उनको हम कॉजल सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिस्टम्स इनपुट की फ्यूचर वैल्यूज़ पे डिपेंड करें या डिमांड करें, ऐसे सिस्टम्स नॉन कॉजल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक टर्म यूज़ की थी कि टेक्निकली ये जो टर्म्स है ना ये सिस्टम्स के लिए डिफाइन की गई हैं। अच्छा, ये अगर आप नोट करो मैंने यहाँ पे नॉन कॉजल लिखा है, इसको हम एंटी कॉजल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इन टर्म्स को मिस्टेकनली सिग्नल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उनका इस्तेमाल करना सिग्नल्स के लिए दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड बन चुका है कि उनके सिग्नल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से हम ये तीनों टर्म्स सिग्नल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। मसलन एक ऐसा सिग्नल जो कि सिर्फ ज़ीरो और उसके बाद वाली वैल्यूज़ पे डिफाइन हो और -1 से बियॉन्ड ये ज़ीरो हो, इस तरह का सिग्नल कॉजल सिग्नल कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और कैटेगरी है जिसमें सिग्नल -1 और उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ज़ीरो एंड ऑनवर्ड्स ये ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो पे पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर होती है ना, ज़ीरो और n की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ये सिग्नल ज़ीरो है, लेकिन -∞ से -1 तक एग्जिस्ट कर सकता है। इस तरह का सिग्नल एंटी कॉजल सिग्नल कहलाता है। ठीक है, और हमारे पास जो फाइनल कैटेगरी है वो इस तरह की है कि जो कि जिसमें सिग्नल -∞ से इन्फिनिटी दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एंटी कॉजल और नॉन कॉजल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह के सिग्नल को हम नॉन कॉजल कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम्स की टर्म्स में जनरली नॉन कॉजल और एंटी कॉजल एक ही चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन हम जब बात करें सिग्नल के टर्म्स में तो वहाँ पर हमारे पास एंटी कॉजल और नॉन कॉजल में डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ सारों को पता है पहले से? कॉजल में n = 0 के ऊपर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, एंटी कॉजल में n = 0 के ऊपर ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, नॉन कॉजल में सिग्नल दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है। मैम काइंडली माइक म्यूट कर दो। जी, मेरा ख्याल है किसी एक स्टूडेंट की माइक से हंसी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, ये चीज़ अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलें। यस मैम। ओके,
मैंने ये बताया इसी था क्योंकि अभी हम एक एंटी कॉजल सिग्नल कंसिडर करने लगे हैं, तो उससे पहले हमें इतना पता होना ज़रूरी था कि एंटी कॉजल और कॉजल में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अब हम कंसिडर करने लगे कि एंटी कॉजल सिग्नल और उसका एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से। अच्छा, अगर हमें यूनिट स्टेप देखो, जो यू ऑफ एन है ना वो हमें प्लॉट करना आता है। यू ऑफ एन को हम प्लॉट करते हैं इस तरह से, और अगर और एंड बियॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू 0 है और यहाँ पर ये वैल्यू 1 है एंड सो ऑन। और अगर इसके साथ कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है तो हमें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, ठीक है। तो यूनिट स्टेप हम प्लॉट करते हैं इस तरह से। लेकिन अगर हमें इसके आर्ग्यूमेंट में कुछ चेंज आ जाए, अगर एन ना हो, तो उसको करने का जो मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, हो सकता है कि ये सब चारों के लिए डिफरेंट हो, वो ये है कि हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम n को कंप्यूट करें तो n वुड बी -1। ये जो है ना n इज इक्वल टू -1, ये बेसिकली हमारा फर्स्ट या बिगिनिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि n इज इक्वल टू -1 के ऊपर हमारा पहला सैंपल आएगा। अब हम लोगों ने उसके बाद कहाँ जाना है, मतलब हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करना है या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हमें मिलेगा n लेसर देन -1। इसका मतलब ये होगा कि पहला पॉइंट तो हमारे पास, अगर हम इस चीज़ को देखें, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास आ गया -1 के ऊपर, और उसके बाद हम लोगों ने आगे प्रोसीड करना है या पीछे प्रोसीड करना है वो हमें यहाँ से पता चलेगा, बिकॉज n मस्ट बी लेसर देन -1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये हम इस तरह से प्लॉट करेंगे, और ये जो सिग्नल हम लोगों ने प्लॉट किया है दैट इज़ डिफाइंड बाय दिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये बात क्लियर है। और यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये सिग्नल 0 होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये तो यूनिट से जो सिग्नल था वो तो हम लोगों ने ऐसे प्लॉट कर लिया। और अगर ए को हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लें, अपनी आसानी के लिए आप इसे कुछ भी 0.1 0.5 या इवन 1 से बिगर वैल्यू भी ले सकते हो, तो ये उसका वेट्स डिसाइड करेंगे। ये तो सिंपल u ऑफ -n प्लॉटेड है ना, तो a ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि ये a ऑफ n की रेंज बता रहा है कि a ऑफ n बेसिकली -∞ से -1 तक प्लॉट होगा। -1 से बियॉन्ड ये सिग्नल ख़त्म हो जाएगा उनके, लेकिन हर n के इंस्टेंट के ऊपर उसकी अपनी वैल्यू क्या होगी सिग्नल की, यानी कि x ऑफ n की अपनी वैल्यू क्या होगी, वो डिसाइड इस एक्सप्रेशन से होगा। तो u ऑफ -n -1 ने बेसिकली इस सिग्नल की रेंज डिसाइड की, और जो कि -1 से -∞ है, और हर n के सैंपल के ऊपर एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी है वो इस सिग्नल ने डिसाइड करना है। तो हमारे पास x ऑफ n कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, और अपनी मैं आसानी के लिए कुछ इस तरह से सिग्नल ले लेती हूँ। ये मैंने अब ये सिग्नल प्लॉट कर लिया, मतलब माइनस का मतलब बेसिकली होगा कि ये सिग्नल फ्लिप होकर नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लगाया हुआ, तो सिग्नल ऐसे प्लॉट किया हुआ है। मैम ये माइनस साइन की वजह से मैम ये मतलब डाउनवर्ड फ्लिप होगा ना? हाँ जी, ये एम्पलीट्यूड है ना, ठीक है। ये जो माइनस का साइन है ये एम्पलीट्यूड के साथ लगा हुआ, इसका मतलब है कि इस सिग्नल ने इस तरह से फ्लिप होना है। ये जब हम इस तरह फ्लिप करते हैं वो बेसिकली टाइम में अगर माइनस हो तो फिर करते हैं, ठीक है। ये डाउनवर्ड्स फ्लिप होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो सिग्नल गिवन था उसका हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जी ट्रांसफॉर्म, और जी ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको रिमूव करके इसकी लिमिट्स में चेंज करना है, तो वो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी?
माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से -1। माइनस ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने यूँ करना है अपने लिए थोड़ी सी आसानी करते हुए हम एक वेरिएबल m यूज़ करेंगे और उसको हम रिप्लेस करेंगे -k से। और अगर हम इस तरह से करें तो हमारे पास x ऑफ z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस तरह से। अब a रेज़ टू पावर k की जगह आ जाएगा a रेज़ टू पावर -m और z रेज़ टू पावर -k की जगह आ जाएगा m। ठीक है, ये बात क्लियर है? थोड़ा सा एक मैथमेटिकल एक चीज़ की है हम लोगों ने, ताकि बहुत सारे जो माइनस साइंस हैं वो हमारे पास ख़त्म हो जाएं। ओके, अच्छा, अब हमारे पास एक समेशन अवेलेबल है, इसको हम लिखते हैं अभी। एक यहाँ पर समेशन अवेलेबल है कि जिसमें अगर n की वैल्यू 0 से इन्फिनिट जा रही हो और लेट्स सपोज a की पावर n हो, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने सबने देखी हुई है, राइट? हम लोगों ने इसको पिछले लेक्चर या एक आध उससे पहले भी इस्तेमाल किया था। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन अवेलेबल है ना, वो बेसिकली उसमें समेशन 1 से इन्फिनिटी जा रही है, तो m इज़ इक्वल टू 0 वाला पॉइंट इसमें मिसिंग है। अच्छा, अब उस पॉइंट को हम लोगों ने कैसे यहाँ पे एड्रेस करना है? ज़ुहैब, मुझे लगता है कि आपका जब माइक अनम्यूट होता है ना तो कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बार बार म्यूट कर रही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि वो आपका माइक जैसे ही टर्न ऑन होता है ना तो कुछ उसमें डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है। अच्छा, m हमारे पास 1 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है और हमारे पास जो अंदर एक्सप्रेशन है दैट इज़ डिफाइंड लाइक दिस। अच्छा, चूंकि इसमें ज़ीरो मिसिंग है ना, तो हम लोगों ने मतलब m की वैल्यू 0 से मिसिंग है, तो हम लोगों ने इसमें करना यूँ है कि m की वैल्यू 0 और यहाँ पे -1 होना चाहिए। m की वैल्यू 0 प्लग इन करके एक दफ़ा इस एक टर्म को ऐड किया और एक दफ़ा इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। जो ऐड मतलब जिस टर्म को हम लोगों ने ऐड किया बेसिकली वो समेशन में एंटर हो जाएगी। मैम ये ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया मैम, ये किस बेस पे किया? हम लोग ये एक्सप्रेशन हमें मतलब इस अगर हमारे पास समेशन 0 से इन्फिनिटी जा रही हो ना तो हमें उसका आंसर आता जी है, जी लेकिन अगर 1 से इन्फिनिटी जा रही हो तो हमें उसका आंसर नहीं आता। तो हम लोगों ने इस समेशन को चेंज करना है ताकि इसको हम 0 से इन्फिनिटी बना सकें। ठीक ठीक है? ठीक है अच्छा, मैम, ठीक है। अगर ये समेशन, अब चूंकि इस सवाल का फ़ायदा उठाते हुए अगर ये समेशन 2 से इन्फिनिटी जा रही होती फिर हम क्या करते हैं? अच्छा, एक अमजद शरीफ आप अवेलेबल हो? मैम दो टर्म सेपरेट करते हुए यस, अमजद शरीफ आप अवेलेबल हो? अच्छा जी, अमजद ने मेरा ख्याल है कि हमज़ा लतीफ़, जी हमज़ा, अगर यहाँ पर समेशन इंस्टेड 2 से इन्फिनिटी जा रही होती फिर हम क्या करते? जी हमज़ा। नो आइडिया मैम। अच्छा, ओके, सिराज,
अच्छा, सिराज भी नहीं है। आयशा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमजा, अब सुनो, ये समेशन जा रही है 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें ज़ीरो की टर्म मिसिंग है, तो हम लोगों ने ज़ीरो वाली टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? अच्छा, अब मैं सिर्फ नीचे जो है ना किसी और कलर के मार्कर से लिख रही हूँ, फिर मैं इसको बाद में इरेज कर दूँगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह का किसी प्रॉब्लम से आप इंकाउंटर करो। अब समेशन अगर 2 से इन्फिनिटी जा रही है और मेरे पास ए रेज़ टू पावर m है, तो अब मुझे इसको दो टर्म्स बेसिकली इसमें मिसिंग है, ज़ीरो वाली और 1 वाली। तो एक तो ये ज़ीरो वाली टर्म मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट की, और इसी तरह से मैं 1 वाली टर्म को ऐड, सॉरी यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो दो टर्म्स थी, ज़ीरो वाली और 1 वाली, जो कि एडिशन के साथ हैं, प्लस के सम के साथ हैं, वो समेशन का हिस्सा बन जाएंगी। और बाकी मेरे पास मतलब अब मैं इसको लिख सकती हूँ कि मेरी समेशन जो है वो m इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है, विद ए रेज़ टू पावर n, और साथ मेरे पास जो है वो ये टर्म्स अवेलेबल होंगे नेगेटिव वाली, ओके। जी हमजा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। समझ नहीं आया? जी हमजा, ये चीज़ समझ आई है? अच्छा, मैं इस बार दोबारा से कोशिश करती हूँ। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है जिसमें अगर लिमिट्स, समेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी जा रही हूँ, तो हम इस जो समेशन का एक क्लोज फॉर्म सोल्यूशन ये लिख सकते हैं। इस चीज़ से फेमिलियर हो आप? ओके। अब मेरे पास समेशन अगर 0 की बजाय 2 से शुरू हो रही हो, तो इसमें दो टर्म्स मिसिंग है ना, इसकी तो मेरे पास कोई क्लोज फॉर्म सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो मुझे इस समेशन को किसी तरह से इस तरह से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि समेशन 2 की बजाय 0 से शुरू हो, ओके। बाकी ठीक है, बाकी अब मुझे मज़ीद बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक है। Okay. अच्छा जी, हमारे पास एक्सप्रेशन था ये वाला जिसमें हमारे पास समेशन 1 से इन्फिनिटी जा रही थी, और हम लोगों ने इसको 0 से स्टार्ट करने के लिए ज़ीरो की टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, इसको अब हम जब सॉल्व करते हैं तो ये समेशन हमें इसका क्लोज फॉर्म सोल्यूशन लिखना आता है। इसका क्लोज फॉर्म सोल्यूशन लिखा जाएगा इस तरह से, और साथ हमारे पास 1 है। अच्छा, अब मज़ीद टाइम लगाए बगैर मैं मतलब बीच में किसी कुछ स्टेप्स स्किप कर रही हूँ और डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ, जो कि आएगा मेरे पास z डिवाइडेड बाय z माइनस ए। अच्छा, अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है ना वो ये है कि इस टर्म को मैंने इस क्लोज फॉर्म सोल्यूशन में कैसे लिखा, ये ऑन द फर्स्ट प्लेस कैसे पॉसिबल हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकूं। उसके लिए ज़रूरी था, या ये जो क्लोज फॉर्म सोल्यूशन है इसको इस एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ज़रूरी है कि ए इनवर्स जी इट मस्ट बी लेस देन 1। अच्छा, बिकॉज रेयान थोड़ा सा जल्दी जवाब दे देता है। रेयान, ये इस तरह से लिखना क्यों ज़रूरी है, ये कंडीशन? मैम ये इस वजह से, मैम ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। नहीं, वो तो बात, आर और सी के। नहीं नहीं नहीं, वो बात की बात है। ये तो सिंपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना,
ये तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये जब हमने इस समेशन वाली टर्म को इस क्लोज फॉर्म सोल्यूशन में हम लिखते हैं तो उसमें हम ये क्यों डिफाइन करते हैं कि दिस एक्सप्रेशन है कि ए इनवर्स जी या जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, मैम वाई इट मस्ट बी लेसर देन अच्छा अच्छा वन। मैम जो हम ये मैम हम लोग ना पहले भी करते हैं, ये इस वजह से करते हैं कि अगर ए इनवर्स सी है वो ए डिवाइडेड बाय सी होगा, और इसको हम लोग अनडिफाइंड से बचने के लिए अपने सॉल्यूशन को, मतलब ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी ना चला जाए, इसलिए हम लोग उसको लेस देन 1 रखते हैं। अगर यस, 1 रखेंगे तो 0 इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अगर ये वन या वन से बड़ा हुआ, मतलब देखो ना, इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेसर देन वन। इसको इधर हम इक्वालिटी का साइन भी नहीं लगाते। अगर ये वन या वन से बड़ा हुआ तो ये जो समेशन है ये तो वैसे इन्फिनिटी हो जाएगी। यस मैम। ठीक है ना, बात समझ आ रही है सारों को? जो लोग अवेलेबल हैं कम से कम उनको, कि अगर ये वन या वन से बड़ा हुआ तो इसका मतलब है कि हमें, अगर वन हुआ तो इसका मतलब है कि हमें इन्फिनिट टाइम्स वन को ऐड करना है। और अगर ये टर्म वन से बड़ी होती है, ए इनवर्स जी, अगर ये टर्म वन से बड़ी होती है इसका मतलब ये है कि उसकी जब उसको हम रेज़ टू पावर एम करेंगे तो एम के इंक्रीज़ होने से वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वैसे ही बढ़ती जाएगी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये टर्म ये इस क्लोज फॉर्म सोल्यूशन में तभी मिलेगी हमें अगर ए इनवर्स जी वन से कम हो। रीजन ऑफ कन्वर्जन की तरफ तो हम बाद में आएंगे ना, वो तो बाद की बात है। अच्छा अच्छा, अब हम जब ये ए इनवर्स जी को लेसन वन लिखते हैं, अगेन अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो अभी टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम है तो मैं इसको सारा सॉल्व नहीं कर रही। ओके, इट कम्स लाइक दिस कि जी इनवर्स, सॉरी, जी का जो मॉड है या जी का जो मैग्नीट्यूड है, इट कम्स टू बी या इट मस्ट बी लेसर देन ए सो दैट दिस समेशन टर्म कैन बी रिटन एज दिस क्लोज फॉर्म सोल्यूशन। अच्छा, और इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये हमारे पास रियल ऑफ जी है, ये हमारे पास इमेजिनरी ऑफ जी है, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर रीजन बनता है फॉर द सेम रीज़न विच वी डिस्कस्ड अ वाइल अगो। और z लेसर देन ए होने का मतलब ये है कि मेरे पास मेरे x ऑफ z में ये सारे के सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इस सर्कुलर रीजन से बाहर का कोई भी पॉइंट x ऑफ z में शामिल नहीं होगा। तो जो हम लोगों ने x ऑफ n एक सिग्नल शुरू में कंसिडर किया था, उसको हम जब x ऑफ z यानी कि z डोमेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो x ऑफ z में सिर्फ ये वाले पॉइंट्स ले सकती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये समझ आ गया कि आर ऑफ सी लिखना, आर ऑफ सी, जी ज़ुहैब, मैम एक क्वेश्चन, अगर इस पॉइंट से हम बाहर जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन जो इन्फिनिटी इधर चला जाएगा। एक्स ऑफ जी वहाँ पर हमें इन्फिनिट मिलेगा। यस, एक्स ऑफ जी हमें इन्फिनिट मिलेगा। दूसरी बात ये कि ये जो समेशन है, ये समेशन इस तरह से एक्सप्रेसिबल ही नहीं रहेगी। ये तो इसी शर्त पे हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस किया था कि ये जो ए इनवर्स जी है वो वन से कम हो। ठीक है, अगर आपने ये फाइंड आउट करना है या मतलब आपने जी की वैल्यू को ए से बड़ा डाल के चेक करना है तो वो आप इस पॉइंट पे करोगे, इस पॉइंट पे नहीं करोगे। ठीक हो गया? अच्छा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर के एंड पे एक, आपकी आवाज में आपकी वीडियो रुकी है। मेरे पास इससे प्रॉब्लम आ रही है, किसी और के पास भी आ रही है। दोबारा बोलिए आयशा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? मैम आवाज आ रही है, वीडियो ऑन हो गई है। वीडियो मैं कुछ कर ही नहीं रही वीडियो के ऊपर। मैम फिर मेरे ख्याल में आपकी तो सिग्नल वीक हो गया है। अच्छा, ये नज़र आ रहा है मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग कर रही हूँ? नहीं आ रहा। नहीं है मैम, डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, ठीक हो जाएगा। डिस्कनेक्ट करके दोबारा। मुझे मतलब रिमशा को अब आ रहा है। ओके, मैम आप इशू बहुत रुक रुक के चल रही है। ओके, नहीं नहीं, तो आप लोगों ने इस रुक रुक के चलने से ये कैसे अंदाज़ा लगाया कि मसला मेरे नेटवर्क के साथ है? मैंने पूछा इसलिए कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही
ओके हाँ, लेकिन वही ना अब आपकी उसके बाद ना वोटिंग शुरू हो गई है आपके सवाल के बाद। मैम नहीं, एक्चुअली वीडियो में जो है वो थोड़ा सा मतलब डिले आता है, जब आप ड्रॉ कर रही होती हैं ना तो उसमें ठीक थोड़ा है। सा डिले आता है, मतलब वीडियो लेट डिस्प्ले होती है आपकी, मतलब वॉइस तक पहले आ जाती है, ओके तो इस ओके। वजह से माइट बी। मे बी। मैम ये हर लेक्चर में ऐसे ही है मैम, हर सब्जेक्ट में हर लेक्चर में ऐसे ही है। मतलब बाकी हम्म। जो सब्जेक्ट्स हैं मैम उसमें भी ऐसे ही होता आवाज़ की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है ना, वो पहले पहुंच जाती है। है। यस मैम वो लेकिन उसका भी हल ये है कि हम थोड़ा सा ना मतलब हमसे मुराद ये है कि अ, इसको वो करो, थोड़ा सा बाद में भी एक दफ़ा देख लिया करो, कहीं पे आवाज़ जैसे ब्रेक हो रही है तो वो मसला हो से बाद में हल हो जाए। लेकिन है, चलो हम यहाँ से ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर के एंड पे एक कॉजल सिग्नल देखा था। लेट मी, इधर मैं आपकी बात फिगर आउट नहीं कर पाई, इधर दोबारा बोलिएगा। इधर मैंने अपना जो है ना वॉल्यूम कंप्यूटर का वो 100% रखा हुआ है, लेकिन मैं स्टिल फिगर आउट नहीं कर पाई, तो एक दफ़ा फिर आई एम सॉरी। जी। नहीं, इट इज़ अदर वे अराउंड। ये आप इस कंडीशन की बात कर रही हो ना कि ये ज़रूरी क्यों है। जी, ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर मैं इस कंडीशन की वजह से ही इस समेशन टर्म को इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसलिए ज़ुहैब को ये जवाब दिया था कि अगर आपने जैसे अभी तो हम थोड़ा सा जनरल जनरल मतलब एज लेकर काम करें ना, जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आएंगी और आपने ये देखना होगा कि क्या इस सर्कल से बाहर अगर हम कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर एक्स और जी के फॉर्मूला में डालें तो क्या वो इन्फिनिट आता है या नहीं। तो अगर आपने ये चेक करना हो तो वो आप इस पॉइंट पे चेक करोगे जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस जब कर लिया तो वहाँ पे चेक नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ इस फॉर्मूला को लिखने में हम लोगों ने ये कंडीशन अब डाल दी हुई है। ठीक है, करेंगे नहीं, मतलब इसकी वजह से हमें ये मिला है। हम लोगों ने इस समेशन फार्मूला से नीचे आने के लिए, ये लिखने के लिए ये कंडीशन लिखी और इस कंडीशन की वजह से हमें ये मिला। ठीक है, और फिर हमें इवेंचुअली हम लोगों ने कहा कि ये जो हमारा एक्स ऑफ जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिला है, इसके साथ जी के सिर्फ वही पॉइंट्स अटैच्ड हैं जो कि इस सर्कुलर रीजन के अंदर आते हैं, उसके बाहर वाले नहीं, क्योंकि एक्स ऑफ जी के साथ हम कुछ पॉइंट्स या कोई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अटैच करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने पिछली दफ़ा लेक्चर को ख़त्म जब कर रहे थे तो उस वक़्त हम लोगों ने एक एक्स ऑफ एन एज्यूम किया था ये, और इसके साथ हमें जो जी ट्रांसफॉर्म मिला था दैट वाज लाइक दिस, और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इट वाज जी ग्रेटर देन ए। और आज हम लोगों ने जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कंसिडर किया है दैट इज़ एन एंटी कॉजल सिग्नल डिफाइंड बाय दिस, और इसका जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म आया है इट इज़ द सेम एज वी गॉट लास्ट टाइम, और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है दैट हैज़ कम आउट टू बी लोकेटेड इनसाइड अ सर्कल। अच्छा, तो हम लोगों ने ये चीज़ मतलब ये सारी कहानी पढ़ी इसलिए है कि हम लोगों ने कहा था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हमारे पास एक्स और जी का आ जाता है, लेकिन हमें साथ आर ओ सी या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताना ज़रूरी है। वो बताना ज़रूरी इसलिए है, उसकी रीज़न नंबर 1 ये है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो एक जैसे भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अवेलेबल हो तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके साथ जो अटैच्ड
या कॉरस्पॉन्डिंग एंड डोमेन सिग्नल है वो कॉजल है या एंटी कॉजल। ऑलराइट, वो हमें आरओसी की अवेलेबिलिटी के बगैर नहीं पता लग सकता। जब तक हमें आरओसी नहीं हमारे साथ अवेलेबल होगा, मतलब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ जब तक आरओसी नहीं लिखा जाएगा तब तक हम वो एंड डोमेन सिग्नल फाइंड आउट नहीं कर सकते कि जिसके साथ ये एक्स ऑफ जी अटैच्ड या लिंक्ड है। तो आरओसी साथ लिखना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम एंड डोमेन सिग्नल डिटर्मिन कर सकें, और उसके कुछ एडिशनल फ़ायदे भी हैं। मसलन एक फ़ायदा उसमें से हमें देख के ये भी पता चल रहा है कि आरओसी को सिंपली देखते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिग्नल कॉजल है या एंटी कॉजल है। ठीक है, मैंने शायद आप लोगों को ये बताया था कि जी रेहान। मैं ये पूछना था कि ये हम लोग लिमिट से भी तो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं ना कि ये कॉजल है या एंटी कॉजल है, जिस तरह कॉजल में 0 से इंफिनिटी होती है। 0 से इन्फिनिटी, ये तो आप उसकी बात नहीं कर रहे जब आप हमारे पास सिग्नल एक्स ऑफ एन में एक्सप्रेस्ड हो। नहीं, मैं जो मैम क्वेश्चन जो मैम आपने स्टार्ट किया था ना जी, तो मैम हम वहां से भी लिमिट से भी तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ, तो वो तो ओके, वो तो हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेप या सोल्यूशन था ना हमारा। अगर हाँ पर सिर्फ एक्स ऑफ जी गिवन हो, मैं बस उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है ना, एक्स ऑफ जी को, हाँ जी, ये मतलब यहाँ पे एक्स ऑफ एन गिवन है। ठीक है, एक्स ऑफ एन को तो देख के हम लोगों ने पता कर लिया ना कि ये कॉजल सिग्नल था, लेकिन एक्स ऑफ जी, अगर हमारे पास एक्स ऑफ जी सिर्फ इतना गिवन हो, एक्स ऑफ जी को देख के हमें कैसे पता चले। ठीक है ना, मैंने हाँ आरओसी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि उसके साथ लिंक्ड एंड डोमेन सिग्नल था क्या या टाइम डोमेन सिग्नल था क्या। अच्छा, ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली हाँ यहाँ पे आरओसी की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस पढ़ी है कि उसे हमें देख कर कैसे पता चलता है कि सिग्नल कॉजल था या एंटी कॉजल। अच्छा, एक में मतलब अगर तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता तो आपको सॉल्व करने के लिए देती, लेकिन क्योंकि अब हमारे अभी टाइम कम है तो मैं करने ये लगी हूँ कि एक सवाल लिखने लगी हूँ जो कि आप लोग इस लेक्चर के बाद जब भी आपको टाइम मिले तो सॉल्व करना। मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दे देती हूँ कि वो सोल्यूशन उसका क्या है। एक्स ऑफ एन हमारे पास गिवन है कुछ इस तरह से, तो करना आप लोगों ने यूँ है कि इसका एक्स ऑफ जी निकालना है और साथ लिंक्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो अच्छा पहले मैं एक्स ऑफ जी लिख दूँ कि वो क्या निकलेगा। ये आपके पास एक्स ऑफ जी निकलेगा और जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास आएगा वो ये डोनट शेप या रिंग शेप रीजन आएगा। ठीक है, अच्छा, अब जिन लोगों को ये बात समझ नहीं है कि ये ऐसे क्यों आएगा, उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये हमारे पास कॉजल सिग्नल है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आना चाहिए। ठीक है, विच मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, ये हमारे पास एक एंटी कॉजल सिग्नल है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आना चाहिए z लेसर देन 3/2। ठीक है, अच्छा, होता यूँ है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स कंबाइन होते हैं टाइम डोमेन में, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है ना, वो उनका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि कंबाइंड एरिया। तो हाँ, जो मेरे पास सिग्नल है कॉजल सिग्नल, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस सर्कल यानी कि इस सर्कल का जो
रेडियस है दैट इज़ 1/2। इस सर्कल के बाहर वाला सारा रीजन इस कॉजल सिग्नल के लिए है, ठीक है। और अगर मैं इस एंटी कॉजल सिग्नल की बात करूं तो मेरे पास ये जो बाहर आउटर सर्कल है इसका डायमीटर है 3/2, सॉरी इसका रेडियस है 3/2, डायमीटर नहीं। इस आउटर सर्कल का रेडियस है 3/2 और इस एंटी कॉजल सिग्नल का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इस आउटर सर्कल के अंदर है सारे का सारा, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स का इंटरसेक्शन निकालूं तो वो मेरे पास ये डोनट या रिंग शेप रीजन मुझे मिलेगा। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट इस रीजन में से या इस डोनट रीजन के बाहर से कोई उठाऊं, मसलन ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ना जो रेड कलर से प्लॉटेड हैं, ठीक है, ये इस ROC का हिस्सा नहीं है। और अगर इन पॉइंट्स में से इनमें से कोई भी वैल्यू x ऑफ z में डले, इस एक्सप्रेशन में नहीं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ये हम लोगों ने शर्तें हमने डाल दी हैं कि z मस्ट बी ग्रेटर दैन 1/2 एंड z मस्ट बी ग्रेटर दैन लेस देन 3/2। तो ये शर्तें डालने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन मिला। लेकिन किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे अगर हम z की इन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू डालें जो कि यहाँ पे रेड कलर से मैंने जिनको डॉट्स लगाए हुए हैं, तो हमें x ऑफ z बेसिकली इन्फिनिट मिलेगा, ठीक हो क्या। तो इसलिए हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को एक्सक्लूड करके ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट किया है जहाँ पे हमें x ऑफ z फिनिट वैल्यू का मिले, ठीक हो क्या। तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। x ऑफ z होपफुली आपके पास ये आएगा और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कुछ आपके पास इस तरह से आएगा। अच्छा, कोई सवाल उन लोगों का जो DSP काफ़ी अरसे के बाद पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने अंडरग्रेड में DSP नहीं पढ़ी? अहमद मेरा ख्याल है। जी अहमद, आप लेक्चर सुन रहे हो? यस मैम, मैं सुन समझ आ रहा है कुछ? यस मैम, ये समझ आ रहा है ओके। मैम। ये मैंने सिग्नल सिस्टम में पढ़ी है। अच्छा, आपने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ है, ओके। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्लो इसलिए भी थी कि ये चीज़ें जनरली DSP में ही कवर होती है, मतलब जी ट्रांसफॉर्म जो है। तो अच्छा कि आपने मुझे बता दी कि आपने इसको पढ़ा है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, मतलब हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा और उसके अलावा हम लोगों ने ये सीखा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक्सप्रेस करना क्यों ज़रूरी है। तो अभी हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास x ऑफ z अवेलेबल है और इससे हम लोगों ने x ऑफ n तक पहुंचना है तो वो हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसको x ऑफ z से x ऑफ n निकालने के प्रोसेस को हम z इन्वर्स या इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ एक दो तरीके देखने के हमारे पास किस तरह से इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट होता है। अच्छा, अगर तो हमारे पास एक सिंपल अगर कुछ ऐसी एक्सप्रेशन अवेलेबल हो जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर हो, सिर्फ न्यूमरेटर अवेलेबल होने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर उसमें 1 हो, तो उसमें हम सिंपली उस एक्सप्रेशन को देख के भी x ऑफ n तक पहुंच सकते हैं। मसलन हमारे पास x ऑफ z एक्सप्रेस होता है इस एक्सप्रेशन से, और अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे +2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइम इंस्टेंट की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जी स्क्वायर के साथ अगर कोई x ऑफ z हमारे पास अवेलेबल है जिसमें कोई जी स्क्वायर की टर्म है, तो जी स्क्वायर की टर्म के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा दैट वुड बी अ सैम्पल लोकेटेड एट n इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसी तरह से कोई कांस्टेंट टर्म अगर होगी, इसका मतलब ये है कि उसमें वो जी रेज़्ड टू पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है एंड दैट टर्म वुड बी अपीयरिंग एट n इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास इस किस्म का एक जी ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो, यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर ही अवेलेबल हो, कोई पार्शियल फ्रैक्शन अवेलेबल ना हो, तो हम उसमें सिंपली बाय इंस्पेक्शन भी x ऑफ n तक पहुंच सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी है उसके लिए। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, देखिए मुझे अगली शीट इसके लिए चाहिए होगी। अच्छा जी, अगर हम उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब सिंपली अगर हम जी जी मैंने यहाँ पे लिखा था जी। थैंक यू मैम। अच्छा जी, अब अगर हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें जी के सारे कोफिशिएंट्स या ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इनके साथ भी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं, तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी। मैं अब यहाँ पर सी क्वेश्चन लिख देती हूँ, अगर आप प्लॉट करना चाहो तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये मसलन ये जो टर्म है ये हमारे पास n इज इक्वल टू -2 के ऊपर लोकेटेड है। अच्छा जी, ये तो वो वाले उन सब केसेस के ऊपर एप्लीकेबल है जहाँ पर हमारे पास एक्स ऑफ ज़ी इस फॉर्म में हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म अवेलेबल है जो कि जिसको हम पार्शल एक्सप्रेशन क्या कहते हैं उसको, रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, कुछ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उसके लिए फिर हमें मैम ये आपने जी मैम एक क्वेश्चन है मैम, ये जी मतलब कंफ्यूजन है मैम, ये n-1 मैम आपने ये क्यों लिखा है मैम एंड पे, ये लॉस्ट टच जो है ये इसके लिए है। ठीक है, ठीक है बाकी बताऊं या समझ आ जाएगी? ठीक मैम आ जाएगी। ठीक है, मैं चलो इसको सिर्फ ये बता दूँ, ये बाकी दो आप प्रॉब्ली फिगर आउट कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास इंस्टेड एक्स ऑफ ज़ी कुछ गिवन हो इस तरह से, ठीक है, साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कोर्स बताना ज़रूरी है ताकि हम वो हमें फाइनल मतलब एक्स ऑफ एन को फिगर आउट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास एक्स ऑफ जी है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और ये हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो हम आगे कैसे जाएंगे? अच्छा, इतना तो आपने लिख लिया? ओके, पार्शियल एक्सपेंशन, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? यस मैम। ओके, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में ना चूँकि ये गलती हर कोई ज़रूर करता है, या एटलीस्ट हर कोई ना भी करे तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं। तो अभी हमने जो चीज़ पढ़ने लगे हैं ना वो है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। ये किन केसेस में अप्लाई होती है? पहले तो हमें थोड़ा ये देखना ज़रूरी है। जो मैंने अभी आपके सामने एक्स ऑफ जी लिखा था ना,
that was yeah, that can be expressible in terms of numerator and generic numerator और denominator. उसको मैं लिख देती हूँ इस तरह से. ठीक है, जो न्यूमरेटर की टर्म्स हैं उसको मैंने b ऑफ k की फॉर्म में लिखा है, जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं उनको मैंने a ऑफ k की फॉर्म में लिखा है. अच्छा, न्यूमरेटर का ऑर्डर क्या है? m. जो मेरे पास टर्म हाईएस्ट पावर के साथ है ना, z की, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं लेकिन उसका ऑर्डर m है. और जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है दैट इज़ n. ओके, ये सारों को पता लग रहा है ना? अच्छा, अब न्यूमरेटर भी नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस्ड है और जो डिनोमिनेटर है वो भी नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस्ड है, लेकिन अगर हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ देखें तो न्यूमरेटर की मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू m है और डिनोमिनेटर की n है. अच्छा, नेगेटिव साइन को फिलहाल आप भूल जाएं. अगर हमारे पास m की वैल्यू n से कम है तो दैट इज़ अ प्रॉपर कैसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. लेकिन अगर हमारे पास m की वैल्यू n के बराबर है, ठीक है, या उससे बड़ी है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. ठीक है, और हमें पहले उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, वो जो कि डिवीजन से होता है. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल इस वक्त हमें करना ज़रूरी हमारे लिए नहीं है, बिकॉज मैं एज्यूम करती हूँ कि ये आप सारों को पता होगा. बस आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि m की और n की वैल्यूज़ को देखना है. अगर ये दोनों बराबर हों या m की वैल्यू n से बड़ी हो तो आपको कुछ थोड़ा सा डिवीजन का प्रोसेस करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बने उसमें फिर कुछ कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी, और जो फिर इस तरह की हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन जो होगा वो फिर एटलीस्ट हमारे पास प्रॉपर होगा. ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो टर्म जो फ्रैक्शन टर्म अवेलेबल है ना वो प्रॉपर हो. अगर वो प्रॉपर ना हो तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई ही नहीं हो सकती. इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वरना आपका मतलब फिर आगे सवाल सॉल्व करने का फ़ायदा ही नहीं है, वो फिर वहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, हम लोग जी मैम ये आपने अभी कहा ना कि इसकी अगर हमारे पास m लेस देन n होगा, तो अगर हमारे पास सामने कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें भी जब हम हाईएस्ट पावर चेक कर रहे होंगे तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे. नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, यस. मसलन अगर हमारे पास यहाँ पे समथिंग 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 प्लस (0⁻³ है और यहाँ पे समथिंग 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 प्लस (0⁻² है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, अच्छा, चलो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन. हमें नहीं, वो नहीं होगा. अगर हुआ तो फिर आपको पहले उसको सब चीज़ों को माइनस में लाना ज़रूरी है. मसलन चलो हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर 3 हुआ, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि इसको (0⁻³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. ठीक है, ओके. अब सारी की सारी जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी. अच्छा, हमारे पास जो x ऑफ z गिवन था वो कुछ इस तरह से गिवन था. अब यहाँ पर जो हमारे पास m है ना दैट इज़ 0 और n है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पर
बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर फॉर्म, तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्या मैं अज्यूम करूँ कि आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई करनी आती है? मैं कर लूँ अज्यूम? अच्छा, चूँकि बहुत सारे जो है ना सर्कल्स ये वो हैं जी। इतरता बोलें, एक मैं करवा दूँ। अच्छा जी जुहेब, असाइनमेंट में क्या? असाइनमेंट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो जी ट्रांसफॉर्म से जुड़ा हुआ, जिसमें ये अगर इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्यूशन इसी तरफ जाता है। आप डिफरेंस इक्वेशन की बात तो नहीं कर रहे हो? मैम जिसमें आई थिंक थर्ड क्वेश्चन था असाइनमेंट का। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं याद पड़ता कुछ भी कि मैंने असाइनमेंट में, एक मिनट, मैंने असाइनमेंट में जी ट्रांसफॉर्म के बेस पे कोई क्वेश्चन दिया हो। मैं वो डिफरेंस इक्वेशन वाला ये शायद कह रहे हैं। हाँ, तो डिफरेंस इक्वेशन तो हम जी ट्रांसफॉर्म के बगैर सॉल्व कर सकते हैं। मैम वो जी से भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी तक चूंकि जी ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना सिखाई नहीं थी, तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जिस तरह से सिखाया है वो तरीका आप इस्तेमाल कर लोगे। अच्छा, एनीवेज, चूंकि मैंने सवाल ये पूछा था कि हम लोगों ने क्या हम लोगों को ज़रूरत है इसको इस्तेमाल करने की, तो जवाब आया है कि ज़रूरत हमें है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम है उसमें हम इस सवाल को सॉल्व कर लें। अच्छा, सिराज है अवेलेबल? नहीं, सिराज या अब्बास, अब मुझे याद नहीं कि किसी ने अब्बास प्रॉब्ली। पिछली दफ़ा जो मैंने सवाल कराया था डिफरेंस इक्वेशन का, उसमें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं थी, लेकिन किसी ने ये बताया था कि जो असाइनमेंट है उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो वो फिर किसी को मुश्किल हो रही थी, प्रॉब्ली अब्बास को। अब्बास अभी अवेलेबल है? ठीक है, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि आंसर आपके ठीक आए कि नहीं। मेथड अगर ठीक है आपका तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। अच्छा, अभी जो मैं आपको सवाल कराने लगी हूँ ना, वो मैंने वो फॉर्मूला यूज किया था उसके लिए, मैम जो जेनेरिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स रूट का था, सी जिसमें cos ऑफ बीटा k प्लस थीटा हो सकता ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। सी या लैम्डा। मतलब मैंने ये जो सवाल पूछा था ना, उसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद बताने ये था कि अभी एक समय जो मैं आपको सवाल सॉल्व कराने लगी हूँ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में, उसमें हमारे पास रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन को अगर आप सॉल्व करो ना, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकती हैं। तो मैंने कहना बेसिकली ये था कि मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके, एक जो आपको खुद करने के लिए दूंगी एज होमवर्क, नॉट एज असाइनमेंट। असाइनमेंट तो आप सबमिशन के लिए होती है ना, जो होमवर्क के तौर पे दूंगी वो आपने अपने तौर पे सॉल्व करके देखना, और उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो उससे आप लोगों ने ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू होना, ताकि आपको पता चले कि कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले सवाल आप पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से सॉल्व कर सकते हो या नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या लिखा है इसमें? अच्छा, ओके। और हम लोगों ने करना यूँ है कि मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। मुझे ना बीच में थोड़े से स्टेप स्किप भी करने पड़ेंगे, ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/2 जी इनवर्स, ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पे मैंने बोथ साइड्स लिखा है ना, बोथ साइड्स का मतलब ये है कि बेसिकली ये वाला मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्स ऑफ जी का। तो इक्वेशन के दोनों तरफ मैं बेसिकली इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक्स ऑफ जी से भी, और इस टर्म से भी, और इस टर्म से भी, इस प्रोडक्ट को इन तीनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करूँगी मैं। तो मेरे पास
आज किसी ने कोई बात की है लेकिन मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। अच्छा ओके, अब सर आज ने प्रॉब्ली कहा था कि माइक म्यूट कर दें, उसके बाद मैं दोबारा बता रही हूँ। अच्छा ये मेरे पास एक्स ऑफ जी है। अब मैंने करना ये है कि ये जो प्रोडक्ट टर्म है ना, जो मैंने यहाँ पे भी प्रोडक्ट टर्म लिखी हुई है, इसको बेसिकली इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, ओके तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो चीज़ मिलेगी दैट वुड बी, यहाँ पे तो रह जाएगा 1 और यहाँ पर मेरे पास आएगा a1 मल्टीप्लाई बाय दिस और a2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, किसी को अगर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन भूली हुई हो या समझ नहीं आए कि कैसे लिखा है तो प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज फिर मैं यहाँ से आगे चलूँगी। सर आज समझ आया है? नहीं, 1 कैंसिल हो के आया, यस। ये देखो ना, हमारे पास ये इक्वेशन थी, ये वाली, ये मेरे पास एक्स ऑफ जी है। एक्स ऑफ जी मेरे पास ये गिवन था, ये वाली टर्म, ये आपने शायद अपने पास नोटबुक पे भी लिखा हो। अब इस एक्स ऑफ जी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस टर्म के साथ, ये जो दो प्रोडक्ट टर्म्स लिखी हुई हैं, तो ये एक्स ऑफ जी यानी कि यहाँ पर फिर 1 रह जाएगा ना लेफ्ट साइड पे। ओके यस मैम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सवाल प्रॉब्ली रेयान आपने नहीं पूछा था तो मैं जिसने सवाल पूछा था मैं ज़रा उससे भी जवाब सुनना चाहूँगी कि यस। मैम असल में मैं भी कंफ्यूज था मैम। यस मैम, भी था। अच्छा ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास, ओके। अच्छा अब हम लोगों ने करना यूँ है कि ओके लेट मी सी, यहाँ पर हम लोगों ने जी इनवर्स नहीं, एक मिनट जस्ट लेट मी फिगर इट आउट कि जी इनवर्स है कि यहाँ जी है। अच्छा इफ आई नॉट ऑन जी की वैल्यू को हमें मैम यहाँ पे 1 माइनस 1/2 जी इनवर्स को इक्वेट नहीं करेंगे 0 से, और फिर हमारे पास जी इनवर्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। नहीं, हम जी की वैल्यू को कुछ अज्यूम करेंगे ना। ठीक है, और वो हमें बेसिकली जो इसके साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसी से हमें पता चल जाएगा। मसलन मैंने जी को यहाँ पर पहले 1/2 अज्यूम करना है। यस मैम, वो एक्चुअली इसी तरह के जो इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन में ये प्रैक्टिस होती है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसको इक्वेट करते हैं 0 से। अच्छा ठीक है, मतलब आप सवाल आपका ये था कि ये चीज़ यहाँ पर आई कैसे, राइट? यस मैम, मैं एक्चुअली स्टेप वो यहाँ से आपको clear हाँ करना हाँ, था कि हम इसको इसको हम लोगों ने 0 के बराबर किया। अच्छा प्लीज़ आप वेरीफाई कर दो कि क्या मेरे पास यही आता है।
ठीक है ये वैल्यू देखी तो 1/2 ही आती है। ठीक है। तो मुझे अच्छा, मैं चूँकि आपने मुझे चूँकि रिमाइंड कराया, आई वाज नॉट इन पिक्चर। मिनट, ओके। अच्छा जी, इस चीज़ को मैंने ज़ीरो के बराबर रखा और वहाँ से मेरे पास जी, इस टर्म को जो कि ब्रैकेट के अंदर है, जी की वैल्यू 1/2 को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो जी इनवर्स हो जाएगा 2 और A2 मेरे पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, ये क्लियर है? यस मैम। अच्छा, और यहाँ से ऑनवर्ड्स ये टर्म तो मेरे पास हो जाएगी ज़ीरो। तो A2 मेरे पास आएगा, A2 मेरे पास क्या आएगा 2। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इस टर्म को ज़ीरो के बराबर रख के जी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जी की वैल्यू 1/4 रख के मैं A1 को कंप्यूट कर सकती हूँ और A1 मेरे पास आएगा -1। अच्छा, यहाँ से चूँकि हम लोगों ने इस तरह की तो ट्रांसफॉर्म्स निकालने सीखे हैं पहले, तो हमें और हमारे पास आरओसी की इन्फॉर्मेशन भी है, तो यहाँ से ऑनवर्ड्स हम एक्स ऑफ एन लिख सकते हैं। मसलन ये वाला माइनस तो यहीं मतलब इसको हम रखें इंटैक्ट, और बाकी जो ट्रांसफॉर्म है उसको देखकर अच्छा यहाँ पर अब एक्स ऑफ एन आ जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से +2। और अब हम लोगों ने ये कॉजल सिग्नल लिखे ही इसलिए बिकॉज हमें आरओसी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। अगर आरओसी हमें कुछ गिवन इस तरह से होता कि किसी मतलब सर्कल और रीजन के अंदर डिफाइन होता, फिर हम एक्स ऑफ एन लिखते हुए एंटी कॉजल सिग्नल लिखते। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सवाल लिख के ना उसका जवाब लिखने लगी हूँ, तो आपने उसको ट्राई करना है। वो उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और अगर वो नहीं हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो। फिर कल या उससे पहले कल के लेक्चर से पहले फिर उसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगी। ये हमारे पास एक्स ऑफ जी है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, अच्छा ये इसका एक्स ऑफ रीजनल कन्वर्जेंस गिवन नहीं है, लेकिन ये कुछ किसी मतलब जिसमें जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा वो कॉजल सिग्नल बनेगा, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है। तो एक्स ऑफ एन जो मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है। इस एक्स ऑफ जी से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है कि कॉजल सिग्नल है, तो मेरे पास एक्स ऑफ एन ये आ रहा है। तो आप प्लीज़ इसका सोल्यूशन ट्राई करना कि आपसे इवेल्यूएट होता है कि नहीं, और अगर लगे कि नहीं हो रहा तो प्लीज़ लेट मी नो, फिर मैं इसका सोल्यूशन जो है ना वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है। या अगर आपको लगे कि सोल्यूशन अपलोड होने के अलावा डिस्कशन भी करनी है तो वो भी फिर हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। जी ज़ोहेब। एक क्वेश्चन ये है कि अगर इसका रिजल्ट हमारा डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स रूट्स में है, ठीक है। हम इसको पोलर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे जो ए की वैल्यू आ रही होगी, जैसे हमने ऊपर ए ठीक और है। बी की वैल्यू निकाली थी, तो ठीक। उसमें एंगल मैटर करता है उस केस में? मैटर अच्छा, मैटर इस लिहाज से तो करते ना, देखो ना एंगल आपका यहाँ पे लिखा जा रहा है, जी
तो मतलब अगर आपका एंगल कुछ और आएगा तो फिर आपका फेस यहाँ पे कुछ और आएगा कोसाइन के अंदर। जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 2.236 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, एग्जैक्टली इसी तरह जो पोलर फॉर्म में भी क्वेश्चन में हो रही होती है कुछ क्वेश्चंस में, तो उसमें साथ में एंगल लिखना मस्ट होता है, या अगर ना भी लिखें तो कोई नहीं, इशू नहीं लिखना तो देखो ना मस्ट इसलिए होता है बिकॉज आपके पास फिर अगर आप सिंपल cos π/4n लिखोगे तो वो और सिग्नल होगा, अगर आपने फेस शिफ्ट के साथ लिखा तो वो और सिग्नल होगा। अच्छा, ठीक उसमें है। ना एक चीज़ लेकिन है जिसमें आप के लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है कि जब आप उसका अच्छा जब आप डिनोमिनेटर को बेसिकली इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो चूँकि कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे ना तो वो आपको एक तो देख के पता ये चल जाएगा कि उसमें मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होगा, फेस दोनों में डिफरेंट होगा। अच्छा, उसके जो A1 और A2 आपके पास कंप्यूट होके आएंगे ना वो भी आपके पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही आएंगे। तो जब आप A1 कंप्यूट कर लोगे तो फिर आपको A2 की कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। एग्जैक्टली मैम। ठीक है, तो फिर उसमें थोड़ी सी कंप्यूटेशन इसलिए हाथ से आसान हो जाती है कि आपको A1 और A2 दोनों कंप्यूट नहीं करने पड़ते। तो मैम आप असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन में सेकंड वो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम चीज थी, तो ठीक उसमें है, A1 तो लिखा गया था, A2 वो एग्जैक्टली कॉन्जुगेट वो होगा। वो कॉन्जुगेट होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले सवाल होते हैं ना उसमें कंप्यूटेशन इसलिए हाथ से थोड़ी सी फिर कम रह जाती है कि आपको सारे के सारे कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, कल हम फिर इंशाल्लाह ना यहाँ से आगे चलेंगे। मैंने अपनी तरफ से पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का टॉपिक ख़त्म कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि हमें अच्छा इस टॉपिक पे हम एक दफ़ा दोबारा से आएंगे जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुकेंगे, बिकॉज हमें कुछ ऐसे भी सिग्नल्स मिल सकते हैं जैसे लेट सपोज कि ये वाला सिग्नल अब मैंने सर्कल किया हुआ है ना कि अब इसके ये हमारे पास एक शॉर्ट मतलब इसका हमारे पास अवेलेबल है टाइम डोमेन का सिग्नल, लेकिन हो सकता है कि इसके साथ भी न्यूमरेटर में एक जी इन्वर्स अपीयर हो रहा होता या इसी कुछ ऐसी शक्ल होती है जो कि हमारे पास हम लोगों ने जिस तरह का सिग्नल सॉल्व नहीं किया हुआ। तो जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे ना फिर एक दफ़ा हम और इस मतलब पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन को तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन कम से कम जी इन्वर्स निकालना एक दफ़ा दोबारा से इस टॉपिक को टच करेंगे। ठीक है, लेकिन अदरवाइज मेरा जो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन थी ना वो हम कवर कर चुके हैं, हमने जितना कवर करना था। बाकी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बीइंग ग्रेड स्टूडेंट्स आप भी उसको थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। मैं कुछ फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में इसके भी थोड़े से सवाल डाल दूँगी ताकि आपको ये भी फिगर आउट कर सको कि किस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे यहाँ से ऑनवर्ड्स, और अगर कोई सवाल आज के टॉपिक से हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं भी लेक्चर कर दिया आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह हाफिज़।